अब बेस क्या होता है? देखो बेस जो है ना वो सिंपल एसिड का उल्टा होता है। अगर एसिड खट्टा टेस्ट करता है तो ये बेस जो है वो कड़वा टेस्ट करता है, ठीक है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट, बिटर मतलब खट्टा। देन फिर सोपी टच होता है, जब एसिड को तुम वाटर में मिला के टच करोगे तो वो साबुन जैसा लगेगा, ठीक है। तो जितना भी साबुन या फिर डिटर्जेंट हो गया ना उसमें बेस होता है। कोलगेट यूज़ करते हो उसमें बेस होता है, ठीक है। अब आते हैं इसका प्रॉपर्टीज़ में। तो सबसे पहले क्या आएगा? बिटर टेस्ट, बिटर मतलब कड़वा। देन फिर आएगा सोपी टच, सोपी टच सॉरी, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस को सोपी फील करने के लिए टच मत कर लेना, जल जाओगे। देन फिर आएगा टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। एसिड क्या करता था? ब्लू लिटमस को रेड करता था ना, तो बेस को टेस्ट करने के लिए रेड लिटमस लेंगे और वो ब्लू कन्वर्ट कर देगा उसमें, ठीक है। देन फिर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलीज। जब भी बेस को वाटर में जाके वाटर में मिलाओगे तो वो OH माइनस आयन रिलीज करेगा, ठीक है। एसिड क्या रिलीज करता था? H प्लस आयन। बेस रिलीज करेगा OH माइनस आयन, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस में। तो बेस जो होता है वो नॉर्मली दो टाइप का होता है, ठीक है। अब बोलोगे ये क्या है? ठीक है, सिंपल है। जो बेस वाटर के साथ सॉल्युबल हुआ, ठीक है, वो वाटर सॉल्युबल बेस है, इसको हम लोग सिंपली अल्कली बोलते हैं। और जो बेस सिंपल वाटर में घुल नहीं सकता है उसको बोलते हैं हम लोग वाटर इनसॉल्युबल। तो सिंपल, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। जो वाटर में नहीं घुले उसको वाटर इनसॉल्युबल, जो वाटर में घुले वो वाटर सॉल्युबल। और इसको हम लोग जनरली बोलते हैं अल्कली, ठीक है। तो एक बहुत फेमस टर्म है कि ऑल अल्कली ठीक है, ऑल अल्कली आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली। सारा का सारा अल्कली बेस है, ठीक है, लेकिन सारा बेस अल्कली नहीं है। इसका तुम एक डायग्राम के साथ देख सकते हो। अगर ये बेस शो करता है, ठीक है, ये सर्कल अगर बेस शो करता है तो ये छोटा सर्कल अल्कली शो करेगा, ठीक है। सो अल्कली का एग्जांपल देख लेते हैं। अल्कली का एग्जांपल आ जाएगा ये सारा अल्कली का एग्जांपल है, मतलब ये सब वाटर में घुलता है, ठीक है। और ये सब स्ट्रॉन्ग बेसेस है। स्ट्रॉन्ग बेसेस मतलब विच कैन बर्न योर स्किन, स्किन जला देगा, मत छूना, ठीक है। देन आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो बेस का भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, उसको भी जानना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या, रिएक्शन विथ मेटल्स। हाँ, तो व्हेन बेस रिएक्ट विथ मेटल इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सिंपल जैसे एसिड में था वैसा ही इसमें। तो जब भी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा वो सॉल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना। नॉर्मली जो अल्कली बेस होता है ना वही मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल होता है। कोई भी बेस जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है उसको हम लोग जनरली नहीं रिएक्ट करा पाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग इसको अल्कली लिखेंगे प्लस मेटल, ये बनाएगा
ठीक है, अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का कैसे टेस्ट करते हैं ये बताए थे। ठीक है, तो ज़्यादा रिएक्शन करके लेबोरेटरी में जला देना, हाइड्रोजन गैस खतरनाक होता है। ठीक है, इसका कुछ लाइव एग्जांपल देख लो। 2NaOH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा, क्या बनाएगा, ये सोडियम जिंकेट। कॉम्प्लेक्स फार्मूला दिख रहा होगा, लेकिन अभी के लिए ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है, इसको याद कर लेना। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। चलो एक लास्ट एग्जांपल बच गया है, तो लास्ट वाला क्या था, सोडियम जिंकेट था ना। तो अभी देखो 2Na तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम और वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सोडियम एल्यूमिनेट, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शंस याद कर लेना, ठीक है, रिएक्शंस बहुत काम आता है। एग्जाम में अगर याद नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो रिएक्शन वगैरह सब याद करके रखना। तो ये अब अगला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ बेस विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, तो बेस जब नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा। ठीक है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड देख के तुमको कुछ याद आ रहा है, नॉन मेटल ऑक्साइड, ये सिंपली ये सब जो है ना नॉन मेटल ऑक्साइड, ये सब एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये देखते हैं, चलो तो इसमें एक पॉइंट लिख लो कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, इसका एक एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल है और इसका ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये जब वाटर में इसको मिलाएंगे तो ये क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये बनाया कार्बोनिक एसिड। अब आता है ये जब बेस इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है। सो बेस जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। ये सिंपली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बट वो थोड़ा बाद में करेंगे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। बट ये देख लो, ये बेस जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, Na2CO3 ये भी सॉल्ट है। ठीक है, प्लस वाटर। इसका और भी एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स बुक में बहुत सारे एग्जांपल है, तो एग्जांपल अच्छे से देख लेना।
ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी सेम है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सेम है, ठीक है। तो एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब बेस का जो प्रॉपर्टी है उसको हटा देगा, ठीक है। सिंपल है, एसिड और बेस के जो रिएक्शन होगा उसमें बनाएगा सॉल्ट, ठीक है। तो इसी को बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं और कुछ नहीं है। सिंपल एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, इतना याद रखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया तुम्हारा। तो इसका कुछ अगर एग्जांपल देखना है तो एग्जांपल देख लो, HCl प्लस NaOH, तो ये बनाएगा NaCl प्लस H2O। सिंपल, सोडियम गया Cl के पास, दोनों हाथ मिलाया, बनाया NaCl कॉमन सॉल्ट, और ये गया इधर तो ये बनाया वाटर, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब इसके बाद आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, तो ये भी सेम है, ठीक है। ये जो 2, 3, 4 है ना, अभी मेटल ऑक्साइड क्या है? मेटल ऑक्साइड सिंपल बेस है, तो बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। तो सिंपल यही रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मेटल ऑक्साइड को बेस बोलते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड को एसिड बोलते हैं। अब आते हैं कि हर बेस में क्या कॉमन है। कॉमन इन ऑल बेसेस, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जब बेस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, वाटर के साथ जब डिसॉल्व होगा तो वो डिसोसिएट होगा किस में? सोडियम मेटल आयन प्लस OH माइनस आयन, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और मेन इसी चीज को ये बेस बनाता है, ठीक है। अगर ये डिसोसिएट नहीं हुआ तो वो बेस ही नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब जब हम लोग को ये चीज़ पता चल गया कि बेस जो है वो वाटर में जाकर डिसोसिएट होता है, तो हम लोग जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक अलग नज़रिए से देख सकते हैं, ठीक है। तो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तब देखो क्या होता है। अब ये देख के पता चला ये इंटरमीडिएट स्टेट है, ठीक है। ये जो है इन दोनों के बीच जो भी एक इंटरमीडिएट होगा ना, तो इसको बोलते हैं एक इंटरमीडिएट स्टेट। तो बेसिकली यहाँ देखो क्या हो रहा है, NaOH जो है ये डिसोसिएट हो रहा है किसमें? Na प्लस और OH माइनस में। तो Na प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट हो गया। HCl किस में डिसोसिएट हुआ? H प्लस और Cl माइनस। तो Na प्लस चला गया Cl माइनस के पास, और इससे जो H प्लस आया वो चला गया OH माइनस के पास। तो इसमें बनाया वाटर, और Na और Cl बनाया तो NaCl बनाया कॉमन सॉल्ट, ठीक है। इतना तक क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं डाइल्यूशन, जो भी बोल सकते हो। तो जब भी एसिड और बेस में अगर हम लोग पानी मिला देता है ना, तो वो डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट मतलब उसका जो जितना स्ट्रांग होता है वो धीरे धीरे उसमें कमज़ोर होने लगता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड जनरली यूज़ करते हैं ना, तो वो डाइल्यूटेड होता है। डाइल्यूटेड कितना होता है? 95% डाइल्यूटेड होता है। मतलब उसमें 95% वाटर रहता है और सिर्फ 5% उसमें एसिड रहता है, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या है ना कि हम लोगों ने देखा कि
जो एसिड है वो किस में डिसोसिएट होता है, H प्लस और Cl माइनस आयन में डिसोसिएट होता है, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम लोग इसमें वाटर मिलाते जाएंगे, ठीक है, तो ये जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है वो कम होते जाएगा। तो जितना कम होते जाएगा ना, तो वो डाइल्यूशन बोलते हैं उसको। मतलब हम लोग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट वॉल्यूम के, ठीक है। अगर मान लो हम लोग के पास 5 लीटर का 5 मिलीलीटर ये कंसनट्रेटेड एसिड है, ठीक है, कंसनट्रेटेड एसिड है, तो इसमें जितना H प्लस आयन है, इसमें मान लो 100 H प्लस आयन है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें 100 ml वाटर मिला देते हैं तो क्या होगा, H प्लस आयन तो सेम रहेगा लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मतलब 105 लीटर में 105 मिलीलीटर में सिर्फ 100 H प्लस आयन है। तो क्या हुआ, इसका कंसेंट्रेशन घट गया ना, तो इसलिए डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट हो गया मतलब इसका जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो कम हो गया। सिमिलरली बेसिक में भी होगा, बेस में भी होगा। जब भी NaOH किस में डिसोसिएट होता है, Na प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो इसमें भी जब वाटर मिला देंगे तब OH माइनस का जो कंसंट्रेशन है वो घट जाएगा। तो जैसे ही OH माइनस का कंसंट्रेशन घटा, वैसे ही इसका जो बेसिक नेचर है वो धीरे धीरे कम होने लगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन। अब देखो, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाइल्यूशन में हम लोग को एसिड में वाटर मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग वाटर और एसिड को जब मिलाते हैं ना, तो हम लोग एसिड में वाटर नहीं मिलाते हैं, वाटर में एसिड मिलाते हैं, ठीक है। तो जैसे कंटेनर है, तो ये पहले हम लोग वाटर लेते हैं, उसमें हम लोग एसिड मिलाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एसिड और वाटर का जो रिएक्शन होता है, या फिर बेस और वाटर का जो रिएक्शन होता है, वो होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगा, ठीक है। अब जब अगर हम लोग एसिड में अगर वाटर मिला देंगे ना, देखो एसिड में अगर हम लोग वाटर मिलाएंगे तो इतना ज़्यादा हीट निकलेगा कि ये जो कंटेनर है, कंटेनर जो है वो फट जाएगा, ठीक है। कंटेनर फट जाएगा, पूरा एसिड बिखर जाएगा, हाथ वाथ में लग जाएगा, जल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग वाटर में एसिड मिलाते हैं, ठीक है। तो सिंपल इतना समझो कि अगर एसिड में वाटर मिलाओगे तो धुआं धुआं हो जाओगे, ठीक है। तो सिमिलरली बेस में भी होता है, ठीक है। बहुत पढ़ा लिए, मजा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना यस सर, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब जो एसिड है वो कितना स्ट्रांग है, ठीक है। हम लोग देखे थे, एक एसिड स्ट्रांग होता है, वीक होता है। अब एसिड अगर स्ट्रांग है तो कितना स्ट्रांग है, वीक है तो कितना वीक है, तो ये कैसे पता चलेगा? एक बार याद करो, पिछले टॉपिक में हम क्या बताए थे कि एसिड जो है वो H प्लस में डिसोसिएट होता है, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। जो वीक एसिड होता है वो पार्शियली डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर देगा हाइड्रोजन आयन को, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड। जो पार्शियली डिसोसिएट कर देगा हाइड्रोजन आयन को, मतलब पार्शियली मतलब पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं कर पाया, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड। सिमिलरली बेस में भी होता है, जो कंप्लीटली OH माइनस आयन को डिसोसिएट कर देता है उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस। और जो कंप्लीटली नहीं कर पाता है, मतलब पार्शियली करता है, उसको बोलते हैं हम लोग वीक बेस, ठीक है। तो इसको हम लोग अब मेजर कैसे करते हैं? इसको मेजर करते हैं हम लोग pH स्केल से। तो pH स्केल अच्छे से देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हायर क्लासेस में भी आएगा pH स्केल।
अब देखो इस डायग्राम से कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो और भी अच्छी बात है, हम समझाते हैं। देखो सिंपल है, जिसमें ज़्यादा H+ आयन होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे H+ आयन कम होते जाता है तो वो बीच में आ जाता है, बीच में क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब वो और कम होते जाएगा, तो कम होगा तो ज़्यादा क्या होगा, OH- आयन ज़्यादा होगा, तो जितना ज़्यादा OH- आयन होगा, ठीक है, वो बेसिक नेचर की तरफ जाएगा। तो जो बीच में लाइन है ना, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कौन होता है, वाटर होता है, ठीक है। तो ये 0 से लेकर 14 तक जाता है pH स्केल। तो जिसका 0 के आसपास होगा ना, मतलब 0, 1, 2, वो स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बोलते हैं। जिसका pH स्केल 13, 14 होगा, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। और जो मतलब 6 या फिर 5.6 ऐसे करके होगा, ठीक है, तो वो वीक एसिड में आ जाएगा। जो 9, 10, जो 7, 8, 9, 10 के रेंज में आ जाएगा वो हो गया वीक बेस, ठीक है। तो इस डायग्राम को याद रखना, इस डायग्राम को नोट भी कर लेना। तो सिंपल इसमें लिख देते हैं, वाटर का जो pH स्केल होता है इक्वल टू 7 होता है। जो एसिडिक रहता है उसका pH लेस देन 7 रहता है। जो बेसिक होता है उसका pH ग्रेटर देन 7 होता है, ठीक है। तो ये pH स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब सवाल उठता है कि ये pH स्केल को शो करने के लिए हम लोग को क्या क्या यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो pH स्केल को हम लोग शो करने के लिए ना हम लोग यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर का। किसका, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? अब मुद्दा ये है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, ठीक है। तो सिंपल हम लोगों ने बहुत सारे इंडिकेटर देखा, लिटमस देखा, टर्मरिक देखा, रेड कैबेज देखा, ठीक है। तो वो सब जो है ना वो सिर्फ इतना बताता है कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, या फिर मतलब बस दो ही उसका ऑप्शन रहता है, या तो एसिडिक या तो बेसिक, ठीक है। लेकिन अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या बताता है ना, ये बताता है कि कौन, अगर एसिड स्ट्रांग है तो कितना स्ट्रांग है, अगर बेस है वीक है तो कितना वीक है, ठीक है। तो इससे हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम लोग को पता चल जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे अलग अलग सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। तो ये स्ट्रिप्स में भी अवेलेबल होता है और सॉल्यूशन में भी अवेलेबल होता है, ठीक है। और हर तरह के एसिड और हर तरह के बेस में ना इसका अलग कलर शो होता है, ठीक है। तो रेड से ये ब्लू तक जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो किसी का 1 pH है, ठीक है, तो वो शो करेगा रेड, मतलब जो एकदम pH स्केल के एंड में होगा। किसी का अगर 14 pH है तो वो शो करेगा ब्लू, ठीक है, जो एकदम उस साइड है, जो बेसिक होगा, ठीक है। अब अगर किसी का 7, 8 है तो वो क्या करेगा, ग्रीन या फिर येलो शो करेगा, ठीक। तो यहाँ हम लोगों ने pH समझ लिया, pH क्या होता है, ठीक है। अब जो हम लोग का एवरीडे लाइफ है, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, उसमें pH का क्या इंपॉर्टेंस है तो वो जानेंगे। सो अगला टॉपिक है रोल ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, मतलब जो रोज़ का ज़िंदगी है उसमें pH का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब देखो pH इन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें pH का क्या रोल है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसमें बायोलॉजी में तुम लोग पढ़ोगे कि हम लोग को जो फूड डाइजेस्ट करते हैं ना, तो फूड डाइजेस्ट करने के लिए पेट में एक एसिड छोड़ता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है, ठीक है। सो ये रहना इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बिना फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर ज़्यादा रिलीज हो गया तो क्या होगा। कम रिलीज हो गया तो समझ में आ गया कि फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा रिलीज हो गया तो क्या होगा, तो ज़्यादा जब रिलीज होता है ना तो उसी को बोलते हैं हम लोग एसिडिटी, ठीक है। तो अब देखो, अब एसिडिटी को हम लोग टैकल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं एंटासिड। तो एंटासिड बेसिकली कुछ नहीं होता है, सिंपल बेस होता है, ठीक है। तो एंटासिड जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं ना वो होता है MgOH2, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसको ले लोगे तो एसिडिटी खत्म हो जाएगा। अब आता है टूथ डीके। अब देखो
जो हम लोग के मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो शुगर को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और जब शुगर को ब्रेक डाउन करता है ना तो वो एसिड बनाता है, ठीक। अब अगर बहुत दिन तक ब्रश नहीं करोगे तो ज़्यादा एसिड बनाएगा, ठीक है। ज़्यादा एसिड बनाएगा तो टूथ को ये डीके कर देगा, मतलब टूथ को खा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रोज ब्रश करना चाहिए। तो जब भी अगर pH 5.5 से अगर कम हुआ, नॉर्मल pH जो रहना चाहिए वो क्या है 6-7 तक रहना चाहिए, ठीक है। या फिर 7 से अगर ऊपर है, 7 से ऊपर अगर ऊपर है तो ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर 5.5 pH से नीचे चला गया तो टूथ डीके होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को रोज़ ब्रश करना चाहिए। जो हम लोग ब्रश कोलगेट जब यूज़ करते हो ना, तो कोलगेट क्या है, कोलगेट बेस है, तो वो अंदर के जो एसिड है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है वो जो हम लोग टूथपेस्ट लेते हैं, ठीक है। अब आता है सॉइल पीएच, जो मिट्टी का जो पीएच है, ठीक है। अब देखो जो प्लांट रहता है ना, प्लांट को एटलीस्ट या फिर अप्रॉक्स 7 pH तक रहना जरूरी है, ठीक है। इससे अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब भी प्लांट ग्रोथ नहीं होगा, इससे अगर बहुत कम हो जाएगा तब भी प्लांट ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये बहुत कम हो जाता है तो हम लोग उसमें अलग अलग केमिकल्स मिलाते हैं ताकि जो सॉइल का पीएच है वो मेंटेन हो सके, ठीक है। अब आता है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब सेल्फ डिफेंस बाय किससे, एनिमल और प्लांट का जो अपना सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज्म होता है। तो एनिमल्स में एक एग्जांपल लेते हैं बी मतलब मधुमक्खी, ठीक है। मधुमक्खी कैसे खुद को प्रिवेंट करता है, उसका जो डंक होता है उसमें एसिड होता है, ठीक है। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, एसिड होता है। अब प्लांट, ठीक है, नीटल लीव, पहले बात किया था ना नीटल लीव का, लीव का स्पेलिंग सॉरी, तो नीटल लीव में भी एसिड होता है। नीटल लीव में क्या एसिड था, मिथेनॉइक एसिड था, ठीक है। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स खुद को प्रोटेक्ट करता है। तो ये था रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ।